बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। द टॉपिक ऑफ टुडेज डिस्कशन इज़ रीनल आर्टरी स्टीनोसिस, जिसको हम रीनोवास्कुलर हाइपरटेंशन भी कहते हैं। रीनल आर्टरी स्टीनोसिस बेसिकली इसमें क्या होता है कि आपको जेजी अपरेटस को ब्लड फ्लो नहीं मिलता है, जिसकी वजह से क्या होता है रीनल एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम आपका एक्टिवेट हो जाता है और अल्टीमेटली आपको हाइपरटेंशन डेवलप हो जाती है। जो रीनल आर्टरी स्टीनोसिस होती है मोस्ट कॉमन कॉज होती है सेकेंडरी हाइपरटेंशन की। इसकी कॉजेज़ में दो तरह से हो सकते हैं, या तो एथेरोस्क्लेरोसिस होगी या फिर आपको फाइब्रो मस्कुलर डिस्प्लेजिया डेवलप हो जाता है। एथेरोस्क्लेरोसिस के अंदर बेसिकली क्या होता है कि जो एथेरोस्क्लेरोसिस एल्डरली मैन के अंदर होती है और ये ज़्यादातर बायलैटरल होती है और इसमें स्मोकिंग होती है और हाई कोलेस्ट्रोल इसके रिस्क फैक्टर्स आते हैं। और फाइब्रोमस्कुलर जो डिस्प्लेजिया होता है वो यंग फीमेल्स के अंदर होता है और 50% केसेस के अंदर बायलैटरल होता है। अब आते हैं क्लिनिकल फीचर्स। 3 मेन इसके क्लिनिकल फीचर्स होते हैं। इसमें हाइपरटेंशन डेवलप हो जाती है रीनल आर्टरी स्टीनोसिस के अंदर, क्योंकि मोस्ट कॉमन कॉज होती है सेकेंडरी हाइपरटेंशन की। साथ इसमें रीनल फंक्शन आपका डिक्रीज़ हुआ होता है और एब्डोमिनल ब्रूई मिलती है हमें लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट के अंदर, राइट अपर क्वाड्रेंट के अंदर या एपिगैस्ट्रम के अंदर 50 to 80% पेशेंट्स के अंदर, और ज़्यादातर हमें ये फाइब्रोमस्कुलर हाइपरप्लेजिया की वजह से हमें मिलती है। अब हाइपरटेंशन का हमें कैसे पता चलता है कि अगर एक बंदे को जिसकी फैमिली में हाइपरटेंशन की हिस्ट्री नहीं है और अचानक से अगर उसको हाइपरटेंशन डेवलप हो जाए, या अगर वो एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स ले रहा है लेकिन उसको आराम नहीं आ रहा है, तो फिर आपने ये सोचना होता है कि उसको रीनल आर्टरी स्टीनोसिस हो सकती है। डायग्नोसिस में इसके हम रीनल आर्टीरियोग्राम कराते हैं, लेकिन इसमें जो कंट्रास्ट डाई होता है ना वो नेफ्रोटॉक्सिक होता है, तो इसलिए अगर रीनल फेलियर वाला पेशेंट है तो उसमें रीनल आर्टीरियोग्राम हम नहीं कराएंगे। साथ हम एमआरआई एंजियोग्राफी हम कराते हैं, मैग्नेटिक रेजोनेंस एंजियोग्राफी, जिसमें मैग्नेटिक डाई होता है और जो कि नेफ्रोटॉक्सिक नहीं होता है, तो हम रीनल फेलियर वाले पेशेंट्स के अंदर कर सकते हैं। उसके बाद ड्यूप्लेक्स डॉपलर अल्ट्रासोनोग्राफी हम कराते हैं, ठीक है, जिसमें क्या होता है कि आपका जो सीटी स्कैन या हम जो है ना वो कंट्रास्ट इन्हांस सीटी स्कैन भी हम करा सकते हैं। रीनल आर्टरी स्टीनोसिस के ट्रीटमेंट के अंदर हम जो है वो रीनल एंजियोप्लास्टी हम कर देंगे, ठीक है, जिसे हम यानी रीवैस्कुलराइजेशन विद परक्यूटेनियस ट्रांसइल्यूमिनल रीनल एंजियोप्लास्टी PRTA भी कहते हैं, ठीक है। ये ज़्यादातर हम इसका सक्सेस रेट बहुत ज़्यादा होता है अगर पेशेंट को फाइब्रोमस्कुलर हाइपरप्लेजिया हुआ है। एथेरोस्क्लेरोटिक वाले टाइप के इसकी इतनी ज़्यादा सक्सेस रेट नहीं है। और अगर पेशेंट को अगर आपने PRTA की है, रीवैस्कुलराइजेशन अगर आपने की है परक्यूटेनियस ट्रांसइल्यूमिनल रीनल एंजियोप्लास्टी से अगर फ़ायदा नहीं हुआ तो फिर उसकी हम सर्जरी करते हैं, जिसमें हम बाईपास करते हैं। और कंजर्वेटिव मैनेजमेंट के अंदर हम इसको मेडिकल थेरेपी देते हैं, जिसमें हम ACE इनहिबिटर्स देते हैं और साथ हम कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स देते हैं। और इनको अकेला भी दे सकते हैं या हम रीवैस्कुलराइजेशन प्रोसीजर्स के साथ भी दे सकते हैं। जो ACE इनहिबिटर्स होते हैं ना वो आपकी किडनी के नेचुरल मैकेनिज्म को भी इनहिबिट करते हैं, ठीक है, और आपके GFR को बढ़ाते हैं। तो इसलिए हमने जो है वो रीनल ब्लड फ्लो अगर आपका लो होगा ना स्टीनोसिस की वजह से, आपकी इफेरेंट आर्टियोल की कॉन्स्ट्रिक्शन कराते हैं, ठीक है। तो आपने जो है इसको ध्यान से देना होता है, क्योंकि आपके नॉर्मल फंक्शन को भी ये ख़राब करा सकते हैं। अब डेविडसन में भी यही दिया हुआ है कि जो रीनल वास्कुलर डिजीज़ होती हैं ना, ठीक है, इसमें क्या होगा कि एक्यूट किडनी इंजरी हो सकती है, ठीक है, रीनल आर्टरी स्टीनोसिस की वजह से, या क्रॉनिक किडनी डिजीज़ की वजह से, या सेकेंडरी हाइपरटेंशन कर सकती है ये, ठीक है। एथेरोस्क्लेरोसिस और डायबिटीज़ मेलाइटिस ज़्यादा होने की वजह से एजिंग पॉपुलेशन के अंदर अब जो रीनल वास्कुलर डिजीज़ है ना वो आपकी इंपॉर्टेंट कॉज बन गई हैं एंड स्टेज रीनल डिजीज़ की, ठीक है। रीनल आर्टरी स्टीनोसिस जो होती है ना सेकंड मोस्ट कॉमन कॉज होती है सेकेंडरी हाइपरटेंशन की। और या तो आपको एथेरोस्क्लेरोसिस डेवलप होती है या फिर आपको फाइब्रोमस्कुलर डिस्प्लेजिया डेवलप हो जाता है। हमने वैसे पढ़ा कि जो फाइब्रोमस्कुलर डिस्प्लेजिया होता है वो यंगर पेशेंट्स के अंदर होता है और एथेरोस्क्लेरोसिस एल्डरली पेशेंट्स के अंदर होती है। रेयर कॉजेज़ के अंदर स्किन वैस्कुलाइटिस हो सकता है, थ्रोम्बोएम्बोलिज्म हो सकता है या एनोरिज्म्स हो सकते हैं। अब पैथोफिजियोलॉजी क्या होती है? पैथोफिजियोलॉजी के अंदर क्या होगा कि आपका जब रीनल परफ्यूजन आपकी डिक्रीज़ होती है तो उसकी वजह से रीनल ब्लड फ्लो जब कम होगा तो आपका रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है। जब वो एक्टिवेट होता है एंजियोटेंसिन 2 रिलीज़ होगा। एंजियोटेंसिन 2 आपका वेसोकंस्ट्रिक्टर होता है, इसकी वजह से आपकी हाइपरटेंशन डेवलप हो जाती है। साथ आपके जब एल्डोस्टेरोन के लेवल्स भी ज़्यादा होते हैं और अल्टीमेटली एड्रीनल ग्लैंड्स और आपको सोडियम की भी रिटेंशन हो जाती है, ठीक है। और जब तक आपका 70%, ठीक है, रीनल आर्टरी की स्टीनोसिस हो गई होती है उसके बाद आपका जो है वो सिग्निफिकेंट रिडक्शन होती है आपके रीनल ब्लड फ्लो के अंदर, ठीक है। साथ इसमें आपको पोस्ट स्टीनोटिक डायलिटेशन भी डेवलप हो जाती है। और एथेरोस्क्लेरोटिक लीयंस जो होते हैं, जैसे आपकी स्टीनोसिस बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो आपको ग्लोबल रीनल इस्कीमिया डेवलप हो जाता है। और इसकी वजह से क्या होता है कि आपकी जो अफेक्टेड किडनी होती है ना, इसका श्रिंकेज डेवलप हो जाता है, ठीक है। अफेक्टेड किडनी आपकी श्रिंक कर जाती है और अल्टीमेटली आपको रीनल फेलियर डेवलप हो जाता है अगर तो बायलैटरल होगा। और अगर यूनिलैटरल होगा ना तो उसमें क्या होगा, आपको इस्कीमिक नेफ्रोपैथी डेवलप हो जाती है, ठीक है। यंगर पेशेंट्स के अंदर फाइब्रोमस्कुलर डिस्प्लेजिया डेवलप होता है और इसमें क्या होगा कि आपका जो ट्यूनिका मीडिया होती है ना, मीडियल फाइब्रोप्लेजिया डेवलप हो जाता है, ठीक है। और इसकी वजह से आपकी आर्टरीज नैरो हो जाती हैं और रेयरली जो है ना ये आपका टोटल ओक्लूजन होती है फाइब्रोमस्कुलर हाइपरप्लेजिया के अंदर, ठीक है। अब इस तरह के पेशेंट्स के अंदर दूसरी आर्टरीज के अंदर भी प्रॉब्लम आया हुआ होता है, जैसे आपकी कैरोटिड आर्टरी के अंदर जो डायसेक्शन होती है ना
उसके साथ भी आपको रीनल आर्टरी के अंदर ऐसी अपीयरेंस आती है कि फाइब्रोमस्कुलर हाइपरप्लेजिया में मिलता है। और ज़्यादातर ये इसमें क्या होगा, हाइपरटेंशन डेवलप हो जाती है। वो लोग ऐसी वुमेन जिनको 15 से 30 साल की उम्र के अंदर अगर हाइपरटेंशन होती है ना, तो उसके अंदर ये फाइब्रोमस्कुलर हाइपरप्लेजिया होता है, ठीक है। साथ इसमें क्या होता है कि इरेगुलर नैरोइंग हो जाती है आपकी डिस्टल रीनल आर्टरी की, जिसमें बीडिंग अपेयर हो जाती है, ठीक है। रेयरली क्या होता है कि जो लार्ज वेसल्स वेस्कुलाइटिस होते हैं ना, वो आपको जैसे कि टेका यासु आर्ट्राइटिस या पोलियार्ट्राइटिस नोडोज आपको रीनल आर्टरी स्टेनोसिस कराते हैं। अब जो एरिथोमेटस रीनल आर्टरी स्टेनोसिस होती है ना, इसमें आपकी आर्टरीज की भी कंप्लीट ऑक्लूजन हो जाती है। साथ इसमें क्या होगा, अगर इसका प्रोग्रेशन ग्रेजुअल है या कोलैटरल वेसल्स अगर आपकी प्रेजेंट हैं या आपका जो फंक्शन है ना वो प्रिजर्व, इस वजह से आपका फंक्शन प्रिजर्व हो जाता है किडनी का, कि कोलैटरल्स अगर आपकी मौजूद होती हैं, अगर आहिस्ता से प्रोग्रेस कर रहा है, ठीक है। और इन्फेक्शन को भी प्रिवेंट करेगा और आपकी किडनी के स्ट्रक्चर के लॉस को भी प्रिवेंट करेगा। 85% पेशेंट जो रीनल आर्टरी स्टेनोसिस वाले होते हैं उनको अल्टीमेटली क्या होता है, रीनल इम्पेयरमेंट डेवलप नहीं होती है, ठीक है। लेकिन इनकी जो डेथ होती है वो कॉरोनरी, सेरिब्रल या फिर अदर वास्कुलर डिजीज की वजह से डेथ हो जाती है। रीनल फेलियर अभी डेवलप नहीं हुआ होता। अब है क्लिनिकल फीचर्स। क्लिनिकल फीचर्स में बेसिकली क्या होता है, हाइपरटेंशन डेवलप हो जाती है, एक्यूट पल्मोनरी एडीमा हो जाता है और आपका रीनल फेलियर डेवलप हो जाएगा, जो कि बायलैटरल डिजीज़ की वजह से होता है, ठीक है। और जो रीनल फंक्शन होता है ना वो ख़राब हो जाता है जब हम एस इनहिबिटर्स को या फिर एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर्स को हम एडमिनिस्टर करते हैं, ठीक है। इसकी वजह से क्या होता है, आपका GFR भी आपका डिक्रीज़ हो जाता है, ठीक है। और आपका जो सीरम क्रेटिनिन के लेवल होंगे ना वो 30% या उससे भी ज़्यादा हो जाते हैं रीनल आर्टरी की स्टेनोसिस के अंदर, ठीक है। मतलब कि अगर ऐसे पेशेंट, ठीक है, जिनको अगर उनके रीनल आर्टरी स्टेनोसिस हुई भी होगी ना, तो उसका क्या होगा कि जब उनको ARBs या एस इनहिबिटर्स हम देंगे तो उनका जो क्रेटिनिन का लेवल होता है वो 30% या इससे भी ज़्यादा हो जाता है सीरम क्रेटिनिन लेवल, जिससे हमें पता चलता है इनको रीनल आर्टरी स्टेनोसिस है। एक्यूट पल्मोनरी एडीमा आपको तब डेवलप होता है जब आपकी बायलैटरल रीनल वास्कुलर डिजीज़ होती है, ज़्यादातर ये रात में होता है, ठीक है। और इसमें सीवियर हाइपरटेंशन डेवलप हो जाती है, ठीक है। और इसमें आपका जो रीनल और जो आपका कार्डिक फंक्शन होगा वो नॉर्मल होगा, लेकिन आपका ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा हुआ होगा, ठीक है। और क्लिनिकल एविडेंस ऑफ जनरलाइज्ड वास्कुलर डिजीज़ भी हमें मिलता है कि आपको बाकी वेसल्स के अंदर भी आपकी डिजीज़ हुई होगी, जैसे कि लेग्स के अंदर और ओल्डर पेशेंट्स के अंदर आपको जो है एथेरोस्क्लेरोटिक रीनल आर्टरी स्टेनोसिस हमें मिलती है। क्लिनिकल फीचर्स होते हैं, ठीक है, एसोसिएट इंक्रीज रिस्क किन कौन कौन से फीचर्स होते हैं जिसकी वजह से रिस्क आपका इंक्रीज़ हो जाता है, वो यहाँ पे बताए हुए हैं। सबसे पहले क्या आ जाएगा, अगर आपको क्या है हाइपरटेंशन स्वेयर होती है, ठीक है। इसके अंदर ये क्लिनिकल फीचर्स के अंदर हाइपरटेंशन स्वेयर होती है, रीनल आर्टरी स्टेनोसिस के अंदर किडनीज का साइज एसिमेट्रिकल हो जाता है, फ्लैश पल्मोनरी एडीमा हमें मिलता है, साथ आपको क्या होगा, पेरिफेरल वैस्कुलर डिजीज़ हमें मिलती है लोअर लिम्ब की, रीनल इम्पेयरमेंट हो जाती है और एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर्स या फिर ARBs जो होती है ना, ठीक है, इसकी वजह से आपका रीनल फंक्शन ख़राब होना स्टार्ट हो जाता है, जिससे हमें पता चलता है इसको रीनल आर्टरी स्टेनोसिस है। अब आती हैं हमारे पास इन्वेस्टिगेशन वही CT एंजियोग्राफी कराएंगे, MR एंजियोग्राफी कराते हैं, बायोकेमिकल टेस्टिंग कराते हैं जिस पे हमें इम्पेयर्ड रीनल फंक्शन मिलता है और प्लाज्मा रेनिन एक्टिविटी हमें एलिवेटेड मिलती है, ठीक है। हाइपोकैलीमिया भी मिल सकता है हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म की वजह से। अल्ट्रासाउंड के ऊपर जो आपकी 2 किडनीज का साइज होता है उसमें डिस्क्रिपेंसी हमें मिलती है, ठीक है। अब इसके मैनेजमेंट में क्या होता है, हम एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स देते हैं मैनेजमेंट के तौर पे, साथ हम स्टैटिस देते हैं और लो डोज एस्पिरिन हम देते हैं, ठीक है। अब वो कौन कौन से पेशेंट्स होते हैं जिसके अंदर हम वेसल नैरोइंग की इंटरवेंशंस करते हैं। अगर तो हमारे पास एक वुमेन है, ठीक है, जो कि 40 ईयर से कम की है और उसमें रीनल आर्टरी स्टेनोसिस डेवलप हो गई है, ठीक है। या अगर आपका ब्लड प्रेशर इजीली एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग से कंट्रोल नहीं हो रहा है, या अगर आपको फ्लैश पल्मोनरी एडीमा डेवलप हो गया, या मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन डेवलप हो गई है, या अगर आपका रीनल फंक्शन ख़राब होना स्टार्ट हो गया, तो इसमें हम एंजियोप्लास्टी करते हैं और जो बेस्ट रिजल्ट होते हैं ना वो हमें फाइब्रोमस्कुलर डिस्प्लेसिया के अंदर मिलते हैं। यहाँ पे ये बेसिकली शो भी की हुई है कि आपकी रीनल आर्टरी स्टेनोसिस को, ठीक है, इसमें बेसिकली क्या है कि आपकी जो MRI एंजियोग्राफी शो किया हुआ है जिस पे एब्डोमिनल एओर्टा जो है वो आपको इरेगुलर है उसका साइज़, ठीक है, और साथ हमें रीनल आर्टरी की स्टेनोसिस हुई हुई है। एंजियोप्लास्टी अब रेयरली जो है एथेरोस्क्लेरोटिक डिजीज़ में की जाती है, ठीक है। और जो रिस्क होते हैं एंजियोप्लास्टी के इसमें और स्टंटिंग के, रीनल आर्टरी की ऑक्लूजन हो सकती है, रीनल इन्फार्क्ट हो सकता है, या फिर थ्रोम्बोएम्बोलिस डेवलप हो सकता है सीवियरली अगर आपकी डिजीज़ होगी एओर्टा की।